इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर फार्मेसी स्टूडेंट। ये वीडियो इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इसको देखने के बाद में कम से कम 65% आपके नंबर गेन होने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके नाम से ही क्लियर है कि इन्वायरमेंट की एजुकेशन चाहिए, और डिजास्टर को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। बस दो चीज़ की आपको ज़रूरत है, इन्वायरमेंट और डिजास्टर। सबसे पहले इन्वायरमेंट की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। इन्वायरमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, एवरीथिंग सराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जितना हमारे चारों तरफ मौजूद है उसे ही इन्वायरमेंट कहते हैं, वातावरण उसे ही कहते हैं। डिजास्टर का मतलब है आपदा। जितनी भी प्राकृतिक आपदा है या फिर मैनमेड आपदा है, कोई भी सही, डिजास्टर जितना भी हो रहा है, डिजास्टर को इसमें कवर किया गया है। और ये सब्जेक्ट फार्मेसी स्टूडेंट के लिए रखा गया है, सेकेंड ईयर में कंपलसरी रखा गया है। इसमें पास होना आपको ज़रूरी है, अगर आप पास नहीं हुए तो उसको फेल माना जाएगा। इसमें टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ना है जिससे आपके 65% नंबर, कम से कम 65% नंबर आपके आए। तो मैं आपको पहले टॉपिक, बहुत छोटे से टॉपिक हैं, आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। पेन और कॉपी लेके बैठे, आप नोट भी करते हैं साथ के साथ। पहला टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, बायोडिग्रेडेशन, ग्रीन हाउस गैसेज, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर इसमें कुछ एक्ट हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। रूल्स, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एक ये टॉपिक है। फिर डिजास्टर। तो एक एक करके मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पेन और कॉपी से थोड़ा बहुत नोट करके चलें। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस टू डिफॉरेस्ट द फॉरेस्ट। इट मीन्स, इसका सादा सा मतलब ये है कि किसी फॉरेस्ट कवर का आपको फॉरेस्ट पेड़ काट के या फिर आपको जो ग्रीनरी है उसे कम करके आप उसे डिफॉरेस्ट करें। सपोज करो एक प्रोजेक्ट है, किसी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लगाना है, फैक्ट्री लगाना है, और वो थोड़ा ग्रीन एरिया में आ रहा है, या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कि अभी बुलेट ट्रेन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने सबने सुना होगा बुलेट ट्रेन के बारे में, जो कि कहाँ रुका हुआ है, महाराष्ट्र की एरे फॉरेस्ट में रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, डिफॉरेस्ट करना पड़ेगा। ये उसका इम्पैक्ट है, डिफॉरेस्टेशन हो गया। बायोडिग्रेडेशन का मतलब सादा यही है, कोई ही नेचुरल थिंग्स या मैनमेड द्वारा बनाई गई कोई थिंग्स को कितने दिन बाद या कितने टाइम लगता है बायोडिग्रेड करने में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उसे विघटित करके इन्वायरमेंट में मिलाया जाता है। जैसे प्लास्टिक का लॉन्ग टाइम का बायोडिग्रेडेशन है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत समय तक नहीं गलती। आप ज़मीन में उसे गड्ढा खोद के अगर दाब देते हैं तब भी प्लास्टिक गलने वाली नहीं। इसका बायोडिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है, टाइम इसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो बायोडिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बायोडिग्रेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगाई, बैक्टीरिया, इनके द्वारा जो बायोडिग्रेड करा जाता है, इनके द्वारा जो चीज़ को विघटित किया जाता है। फिर है ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को पैदा करती हैं। और इनका किस चीज़ से निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और एक कार, एसी और सादा एसी से और फ्रिज से हमारे जो निकलती है, CFC बोलते हैं उसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी को क्या करता है? थोड़ा इंक्रीज करता है। ग्लोबल वार्मिंग गैसेज, इसमें कौन कौन सी गैस है? CO2, मीथेन, NH4, मीथेन और CFC। तीन गैस है, मेनली तीन गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड CFC, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती है। एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन जब ये गैस नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के जब वेपर निकल के ऊपर जाते हैं तो वो बादल में, क्लाउड्स में मिक्स हो जाते हैं। ये क्या करता है फिर बाद में HNO3 और H2SO4, जो कि दो एसिड होते हैं, कौन कौन से? H2SO4 और HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये दो को फॉर्म करता है। अब ये दोनों फॉर्म हो गए तो बादल में जब प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, तब ये एसिड की फॉर्म में होती है। और ये ज़्यादातर ये हिली रीजन में होता है ऐसा। H2SO4, HNO3 कहाँ फॉर्म होते हैं? ये क्लाउड्स में जाकर, और इन्हें फॉर्मेशन की इनकी प्रोसेस क्या है? सल्फर के ऑक्साइड
और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, H2SO4 और HNO3, एसिड रेन। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट रेडिएशन से। जो डायरेक्ट रेडिएशन सूरज सन के थ्रू जो डायरेक्ट रेडिएशन आ रहा है अल्ट्रावायलेट रे, जिससे कि हमें प्रोटेक्शन देता है, कौन देता है, ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो क्या होगा, ओजोन लेयर अगर नहीं होगी तो डायरेक्ट सन की रेज हमारे अर्थ पे आएंगे, पृथ्वी पे आएंगे, और जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है वो बनना चालू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अल्ट्रावायलेट रे हम सहन नहीं कर सकते, हमारी स्किन अल्ट्रावायलेट रे सहन करने लायक नहीं है। तो अल्ट्रावायलेट रे को प्रोटेक्शन करने के लिए ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि गुड मानी जाती है। एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर। एक तो होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, मोटी परत होती है। इसका डिप्लेशन, डिप्लेशन कैसे होता है, यानी कि ओजोन लेयर जो हो रहा है डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट का मतलब है वो कम होती जा रही है, जितनी परत वो मोटी है वो कहीं ना कहीं क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस मिलके HCl बना लेता है वहाँ पे। क्लोरीन गैस निकलती कहाँ से, नेचुरल प्रोसेस है, वेट एरिया से निकलती है, जितनी वेटलैंड है वहाँ से क्लोरीन निकलती है, और फिर क्या करता है ओजोन लेयर में जाके O3 होता है ओजोन का, और फिर क्लोरीन का Cl। H तो यहाँ पे पहले से मौजूद है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी मौजूद है, फिर HCl बना के ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, जिससे कि ओजोन का जो O3 है, ओजोन का O3 है वो O कहाँ चला जाता है, H2O में चला जाता है। ये केमिकल रिएक्शन है, जिससे कि ओजोन डिप्लीट होती जा रही है, ओजोन कम होती जा रही है। फिर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या है, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो समुद्र का सी लेवल बढ़ता है, ओशियन सी लेवल बढ़ता है। कैसे, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, गर्मी पैदा होगी, तो जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, जो कि नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, वो क्या होते हैं, पिघलना चालू हो जाते हैं। बहुत बहुत बड़े बर्फ़ के चट्टान जिसे कहते हैं हम, वो पिघलना चालू हो जाते हैं, और पिघलते पिघलते क्या होता है, वो जब पानी बनते हैं तो उसका वाटर लेवल बढ़ता है समुद्र का। और जब वाटर लेवल समुद्र का बढ़ेगा तो जितनी भी कोस्टल सिटी हैं, जैसे इंडिया की अगर कोस्टल सिटी की बात करें तो इंडिया की मुंबई है, कोलकाता है, मंगलूर है, बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मंगलूर है, जितनी भी कोस्टल सिटी हैं, इनका क्या होगा, इनमें फिर सुनामी की ज़्यादा वो रहेगी प्रॉब्लम, कि सुनामी आ सकती है। कुछ नीचे एरिया हैं उनमें पानी की प्रॉब्लम रहेगी, हर टाइम पानी भरा रहेगा, फ्लड की सिचुएशन बनी रहेगी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू होता है। और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आपने देखा, जैसे कि मीन सी लेवल बढ़ाना और गर्मी को ज़्यादा और इंक्रीज़ करना, ग्लोबली टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना, और इसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। ये दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक है। वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से सीधा क्लियर, इट इज़ अ क्लियर पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण, कोई चीज़ खराब। वाटर पॉल्यूशन, वाटर को पॉल्यूट कौन करता है, वाटर पॉल्यूशन करने के लिए बहुत से ऐसे तत्व हैं, इंडस्ट्री हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं। जैसे कि हम अगर गंगा रिवर का ही एग्जाम्पल लें तो गंगा रिवर के, जहाँ से गंगा रिवर निकलती है, गौमुख जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से इतना क्लियर पानी, इतना साफ पानी होता है कि आप उसे पी सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो अपना कोर्स और आगे बढ़ाती है, क्या होता है, इतनी गंदी हो जाती है कि आप उसमें अपना हाथ डुबो दें तो हाथ आपको नहीं दिखेगा नीचे जाके, कि आपका हाथ इतना गंदा पानी हो जाता है। वो किसके थ्रू होता है, वो वाटर पॉल्यूशन कौन कर रहा है, वो कर रही है इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जैसे कि बनारस, जो मेजर सिटी आती हैं, बनारस आती है उसके गंगा रिवर के किनारे पे, हरिद्वार है, कानपुर है, इन मेजर सिटी से इतना वेस्ट मटेरियल जा रहा है कि पानी की तो वाट लग जा रही है। तो वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन के कारण, जैसे कि आपने प्योरीफाई देखा होगा, प्योरीफायर जैसे होते हैं, कैंट के होते हैं, आरओ होते हैं, जिन्हें आरओ प्योरीफायर बोलते हैं, वो नाइट्रेट निकालते हैं, फ्लोराइड निकालते हैं, उससे निकालते हैं पानी से, ताकि पानी को शुद्ध बनाया जा सके और उसका पीएच लेवल जो है मेंटेन करा जा सके। तो वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को आपको पढ़ के जाना है। वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, एयर को कौन पॉल्यूट करता है, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सड़कों पे आप देखो कितना धुएं वाली गाड़ी मिलती है, एकदम फटीचर, जितनी धुएं वाली गाड़ी, जितना भी इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो एयर को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। जिससे कि एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम, एयर की क्वालिटी इतनी बेकार हो गई है कि आप सांस लेने में आपको ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर लंदन। उसमें इतना, अभी 2019 में सर्दियों में वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी भी लगाया गया था। किसके लिए, क्योंकि
लोगों को सांस लेने में इतना पॉल्यूशन हो गया था, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ का जो एडजॉइनिंग एरिया है हरियाणा और पंजाब का जो एडजॉइनिंग, वहाँ पर क्या होता है, पैडी जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है फसलों का, वो क्या करते हैं किसान लोग जला देते हैं, और उससे क्या होता है धुआं होता है। तो वो धुआं कहाँ आता है, धुआं आता है पूरा सब दिल्ली वाले एरिया में, और दिल्ली में इतना ट्रैफिक है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उससे भी धुआं आता है। तो पूरी एयर कंडीशन पूरा बेकार हो गया है, वहाँ का जितनी भी एयर की क्वालिटी है इतनी बेकार है बहुत। वहाँ का पीएम जैसे बोलते हैं, एयर की क्वालिटी का मेजर करते हैं, जैसे PM 10 या PM 2.5, ये PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर 2.5। ये जो दो मेजर करने के तरीके हैं ये इतने डाउन हो जाते हैं बहुत। आप चेक भी कर सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक एप्लीकेशन है उस पर जाके आप चेक करें कि जो सिटी है दिल्ली उसका कितनी ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड है। और सिटी देखेंगे आप, जैसे मुंबई देखेंगे, कोलकाता देखेंगे, बेंगलोर देखेंगे, वहाँ स्वच्छ हवा है, आपको लगेगा हाँ सांस लेने में अच्छा लग रहा है। नॉइस पॉल्यूशन नाम से क्लियर है, नॉइस पॉल्यूशन जो नॉइस क्रिएट करता है, जो शोर शराबा करता है। नॉइस के ऊपर अभी रिसेंटली में देखो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी नॉइस करने वाले साउंड है, मस्जिद के लाउड स्पीकर, मंदिर के लाउड स्पीकर या और अदर फंक्शन के लाउड, सबको हटाया गया, क्योंकि नॉइस का पॉल्यूशन इतना हो रहा है। हर कोई अपनी बाइक में तक ऐसा हॉर्न लगा के भेज रहा है जैसे ट्रक आ रहा है। तो ये नॉइस को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। नॉइस को क्रिएट कर रहे हैं। कॉस्मिक नॉइस भी होती है, जैसे आपने कॉस्मिक नॉइस के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो जो तारे होते हैं, तारे, स्टार्स, सन और मून, ये भी एक नॉइस क्रिएट करते हैं। और नॉइस क्रिएट करने वाली जैसे नॉइस पॉल्यूशन से क्या होता है, हमारी हियरिंग लॉस होती है। नॉइस पॉल्यूशन से हमारी हियरिंग लॉस होती है, हमारे दिमाग पे बर्डन पड़ता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इट मीन्स जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जैसे कि यूरेनियम, बेरेनियम, थोरियम, इनके द्वारा जो पॉल्यूशन करा जाता है वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। सीधा सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आपको लिखना है, सीधा सिंपल से लिखना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम यही है कि कूड़ा कचरे को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। सपोज आप एक नगर पालिका के या नगर निगम के, किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, आपको क्या बना दिया, चेयरमैन बना दिया गया, या आपको अध्यक्ष बना दिया गया कि आपको भाई ये वाली जो नगर पालिका इसके आप चेयरमैन हैं। तो वहाँ पे चेयरमैन जितना भी वो नगर पालिका का कचरा होगा उसका सॉलिड वेस्ट का किस तरीके से मैनेज करेगा। ऐसा तो है नहीं कि उठा के उसने जितना भी कचरा है किसी के घर के आगे डाल दिया या ऐसी जगह डाल दिया जहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती है, बदबू आती है, लोग और बीमार पड़। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको ऐसी जगह डालना है जहाँ, जैसे कि सॉलिड वेस्ट का ये एक रूल है कि आपको जहाँ पर जो गड्ढे होते हैं, लैंड फिलिंग, उससे लैंड फिल भी हो जाती है, जो गड्ढे होते हैं गहरे गहरे वो भर भी जाते हैं, और क्या होता है, जो सिटी होती है, जो शहर होता है, जो कस्बा होता है, उससे दूर भी होता है, उससे ज़्यादा क्या होता है, स्मेलिंग की प्रॉब्लम भी नहीं रहती, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जितना भी सॉलिड वाला कचरा है, जैसे कूड़ा करकट, पन्नी, ये सब, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है। ये कुछ एक्ट हैं, ये डायरेक्ट एक्ट आपसे पूछे जाएंगे कि इस एक्ट के तहत बताइए। वाटर पॉल्यूशन ये एक्ट, एयर का है ये एक्ट आपसे पूछे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, किस तरीके से आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इस वाले एक्ट को आप पढ़िए, डायरेक्ट सिंपल सा है, डायरेक्ट आप गूगल पे भी टाइप कर देंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, मोटी मोटी बातें आप याद कर लें। एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, फिर इसके अकॉर्डिंग बनाए गए रूल्स। जैसे आप फार्मेसी कर रहे हैं तो फार्मेसी करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, फार्मेसी करने के बाद किसी फार्मासिस्ट बनेंगे आप, तो आपको दवाओं का किस तरीके से मैनेज करना है। तो दवाओं में क्या रहता है कि बायोमेडिकल रूल्स 2003 में बनाया गया, बायोमेडिकल्स रूल्स, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड उस दवा को इंपोर्ट करने का रूल्स जो बनाया गया 2003 में, वो सब। तो ये सब हमें रूल्स याद करके जाना है। नॉइस पॉल्यूशन का रूल बनाया गया 2002 में, वो सब रूल्स। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ ये। जितना कि मैंने आपको बताया, अगर आप इतना ही तैयार करके जाते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। टॉपिक कौन सा बचा, डिजास्टर।
डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, जैसे कि सुनामी। सुनामी भी क्या है? एक डिजास्टर है। कोविड-19 क्या था? एक डिजास्टर था। और लैंडस्लाइड, भूस्खलन होता है, वो क्या होता है? एक डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर होते हैं। अब इसे आप डिजास्टर की डेफिनेशन सीधी से लिख देंगे। सुनामी, मुंबई में सुनामी आया था। फ्लड, जितनी भी बाढ़ आती है वो भी क्या है? एक डिजास्टर है। असम में अभी फिलहाल में बाढ़ आई हुई है। आप भर भर के लिखेंगे, खुद ही लिखेंगे, आपके मन में भर भर के आएगा कि बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ से लोग कैसे प्रभावित होते हैं, बाढ़ का मैनेजमेंट कैसा है, बांध बनाओ, ये वाटर को स्टोरेज करो बाढ़ से बचाने के लिए, ये सब। अब इसमें कौन लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं? दो, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या बनाया गया है? फोर्स बनाई गई। एक एनडीआरएफ जो नेशनल लेवल पे होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्टेट लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अगर कोई भी डिजास्टर में किसी तरीके से आपदा में कोई फंस जाती है पब्लिक, तो उसे निकाल रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए होती है डिजास्टर। डिजास्टर में क्या क्या है? सुनामी। आप सुनामी को पढ़ेंगे, सुनामी में आप भर भर के लिखिए। सुनामी जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है, समुद्र में कोई ऐसा इवेंट होता है जिससे कि जो समुद्र वेव है, समुद्र की लहर है, जो हाइट पे चली जाती है, बहुत ऊंचे पे चली जाती है, उससे क्या आता है? फिर जितनी कोस्टल सिटीज में क्या होता है? सुनामी आती है। मुंबई में सुनामी आती है, आपने सुना होगा 2004 में मुंबई में सुनामी आई थी। और जापान में तो सुनामी आती रहती है। जापान में सुनामी कब आई थी? जब नागासाकी और हिरोशिमा पे क्या छोड़ा गया था? हाइड्रोजन बम। सुनामी हो गया। कोविड-19 भी क्या है? कोविड-19 भी क्या है? इसके बारे में तो पूछा ही जाएगा। कोविड-19 में क्या? एक डिजास्टर था जिससे कि बहुत लोग इम्पैक्ट। कोविड-19 भी एक डिजास्टर था। फिर लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ से पत्थर गिरना चालू हो गए ऑटोमेटिकली, अर्थक्वेक आया, वो सब हो गया। भूकंप भी क्या है? नेशनल डिजास्टर है। अब इसकी दो फोर्स होती हैं, एनडीआरएफ, पढ़ लेंगे आप। एनडीआरएफ नेशनल लेवल पे होती है, फिर होती है एसडीआरएफ। एसडीआरएफ ये स्टेट लेवल पे होती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, डीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये दो होती हैं। एक टॉपिक इसमें और बच रहा है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का सीधा सा क्लियर मतलब है, कोई प्रोजेक्ट बनने से पहले उसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से लेना पड़ती है। सपोज जैसे कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बनना है, तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा? इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें क्या क्या चीज़ इसमें देखना चाहिए कि इन्वायरमेंट कितना पॉल्यूटेड होगा, इन्वायरमेंट में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये पूरा असेसमेंट किया जाता है, जिसमें पहले की स्क्रीनिंग की जाती है, पब्लिक हियरिंग होती है कि पब्लिक भाई, कोई ऐसा नहीं एनजीओ किसी ने क्या करा प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि नहीं हम पेड़ को नहीं कटने देंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट नहीं बने। पूरी प्रोसेस होने के बाद में पूरा असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद में ही होता है। जितने टॉपिक मैंने आपको बताया, अगर इतना आप कवर कर लेते हैं, आपके डेफिनेटली यू विल बी गेन डेफिनेटली 65% प्लस मार्क्स। जितना मैंने आपको बताया इतना आप कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।